नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलेंगे। वो पुराना धूल भरा क्लासरूम जहाँ चौक की धूल और टीचर के गुस्से का डर होता था, वहां से निकलकर आज के उस माहौल तक जहाँ सीखना एक एक खोज बन गया है और हमारे हाथ में जो नक्शा है वो एनसीईआरटी के स्रोतों से बना है। ये हमें बताएगा कि बच्चों के सीखने का असली रहस्य क्या है। और ये सफर मतलब बहुत जरूरी है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग उसी पुराने सिस्टम से निकले हैं। हाँ, वो सिस्टम जहाँ टीचर लेक्चर स्टैंड के पीछे खड़ा है और हम सब बस चुपचाप नकल करने वाली मशीनें बने हुए हैं। आज हम उस पूरी सोच को चुनौती देंगे। बिल्कुल। हमारा मिशन सिर्फ रटना रटाना नहीं, बल्कि ये समझना है कि बच्चे असल में सीखते कैसे हैं। हम इस धारणा को तोड़ेंगे कि शिक्षक कोई ज्ञान का समंदर है और छात्र एक खाली बाल्टी। तो चलिए इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले सिखाने यानी टीचिंग की परिभाषा ही मतलब पूरी तरह बदल गई है। पहले तो मतलब था टीचर बोलेगा, बच्चे सुनेंगे। अब क्या है? अब इसका मतलब है सीखने के लिए माहौल बनाना। अच्छा, फर्क बहुत बड़ा है। पहले शिक्षक एक तरह से स्टेज पर एक एक्टर की तरह था, अपना पार्ट बोला और चला गया। अब शिक्षक एक माली जैसा है। उसका काम बीज बोना नहीं है, बल्कि ऐसी मिट्टी तैयार करना, पानी देना, धूप का इंतजाम करना है कि बीज अपने आप पनप सकें। वाह। एनसीईआरटी के स्रोत कहते हैं कि शिक्षक अब अथॉरिटेरियन नहीं, बल्कि एक फैसिलिटेटर या कहिए गाइड है। गाइड, ये शब्द मुझे बहुत पसंद आया। मतलब जो रास्ता दिखाता है पर उस पे चलने के लिए वो हाथ पकड़कर घसीटता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर शिक्षक की भूमिका बदल गई तो फिर सीखने यानी लर्निंग का मतलब भी तो बदल गया होगा। ये अब सिर्फ इम्तिहान में अच्छे नंबर लाना तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सीखना एक सक्रिय मतलब एक्टिव प्रक्रिया है। इसे ऐसे समझिए, पहले सीखना फिल्म देखने जैसा था। आप अंधेरे में बैठकर बस स्क्रीन को देखते हैं। अब सीखना एक वीडियो गेम खेलने जैसा है। आप कंट्रोलर हाथ में लेकर खुद फैसले करते हैं, गलतियां करते हैं और हर लेवल पे कुछ नया सीखते। स्रोत कहते हैं कि सीखना अनुभवों से व्यवहार में आने वाला बदलाव है, और ये बदलाव तभी टिकता है जब सीखना मीनिंगफुल हो, मतलब आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ हो। और ये दोनों चीजें, सिखाना और सीखना, ये तो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। स्रोत में इसे शिक्षण अधिगम चक्र या टीचिंग लर्निंग साइकिल कहा गया है। सुनने में ये बड़ा किताबी लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एक तरफा रास्ता नहीं है, ये एक बातचीत है जो कभी खत्म नहीं होती। टीचर कुछ सिखाता है, फिर क्लास में उस पर चर्चा होती है, यह है इंटरैक्शन। अच्छा। उस चर्चा से बच्चों को एक अनुभव मिलता है, फिर टीचर फीडबैक देता है, बताता है कि क्या अच्छा था, कहाँ और मेहनत की जरूरत है, और आखिर में इवैल्यूएशन होता है जिससे पता चलता है कि बच्चे कितना समझे। और मजे की बात यह है कि ये जांच सिर्फ बच्चों की नहीं, टीचर की भी हो रही है ना? एकदम सही। अगर बच्चे नहीं समझ पाए तो शायद टीचर को अपना तरीका बदलने की जरूरत है। मतलब रिपोर्ट कार्ड सिर्फ छात्र का नहीं, सिखाने के तरीके का भी बन रहा है। बिल्कुल, ये एक गतिशील और इंटरैक्टिव प्रक्रिया है, और यहीं से हम उस सबसे बड़े और कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार पर आते हैं जो इन स्रोतों में दिया गया है। ठीक है, तो शिक्षक की भूमिका बदल गई, सीखने का मतलब बदल गया, लेकिन ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम ये समझें कि एक बच्चे का दिमाग असल में काम कैसे करता है। और स्रोतों का ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा कि बच्चे खाली बर्तन नहीं है जिन्हें हमें भरना है। हाँ, और इसी विचार को रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। रचनावाद। इसका मूल विचार ये है कि बच्चे का दिमाग कोई खाली हार्ड ड्राइव नहीं है जिसमें हम जानकारी कॉपी पेस्ट कर दें, बल्कि उसका दिमाग एक मकड़ी की तरह है जो अपने अनुभवों के धागों से खुद अपना एक अनूठा जाला बुनता है। वाह। हर नई जानकारी उस जाले से जुड़कर ही मतलब बनाती है। ज्ञान बाहर से डाला नहीं जाता, वो अंदर से बनाया जाता है। मतलब अगर एक बच्चे को नदी के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो वो उसे अपनी दादी के गांव की नदी से जोड़ेगा या कागज की नाव चलाने से। हाँ, या बारिश में उसके बढ़ते पानी के डर से जोड़ेगा, और शहर में रहने वाला बच्चा उसे शायद ट्रैफिक जैम और पुल से जोड़ेगा। हाँ। दोनों का नदी का ज्ञान एक ही परिभाषा रटने के बावजूद असल में अलग होगा। तो एक अच्छी क्लास में टीचर का काम है ऐसे अनुभव देना जो बच्चों को अपने अपने ज्ञान का जाला बुनने में मदद करे। बिल्कुल, ये रटने के एकदम विपरीत है। लेकिन ज्ञान बनाने का ये तरीका हमेशा सीधा तो नहीं होता होगा।
इसमें गलतियां भी तो होती होंगी। स्रोत में एक बात कही गई है जो हमारे पूरे सिस्टम के खिलाफ जाती है कि गलतियां असफलता नहीं, सीखने का माध्यम है। हम तो उस समाज में पले बड़े हैं जहां लाल पेन से गलतियों पर गोला लगाया जाता था। ये बदलाव दिमाग में लाना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हमारी परवरिश ही ऐसी हुई है कि गलती मतलब शर्मिंदगी, गलती मतलब सजा। लेकिन ये नया नजरिया कहता है कि जब कोई बच्चा गलती करता है तो वो असल में दिमाग का दरवाजा खोलकर हमें अंदर झांकने का मौका दे रहा है। अच्छा। वो हमें बता रहा है कि देखो, मैं ऐसे सोच रहा हूँ। एक अच्छे टीचर के लिए ये डेटा है, एक खजाना है। वो बच्चे को डांटने की बजाय ये समझ सकता है कि उसकी सोच कहाँ अटक रही है और फिर उसे सही दिशा दिखा सकता है। गलतियां एक तरह से सीखने के रास्ते में लगे मील के पत्थर हैं, गड्ढे नहीं। ये तो बिल्कुल सच है। मैंने एक बार अपने दोस्त के सामने कोई मुश्किल शब्द इस्तेमाल कर लिया था और अगले हफ्ते उसका 5 साल का बेटा हर बात में वही शब्द इस्तेमाल कर रहा था, भले ही मतलब पता न हो। हाँ, बच्चे स्पंज की तरह होते हैं। स्रोत में अनुकरण यानी इमिटेशन का भी जिक्र है। हाँ, और ये बहुत शक्तिशाली है। बच्चे सिर्फ वो नहीं सीखते जो हम उन्हें सिखाना चाहते हैं, वे वो भी सीखते हैं जो हम होते हैं। कैसे मुश्किल हालात को संभालता है, कैसे दूसरे बच्चों की इज्जत करता है, ये सब बच्चे अनजाने में सोख रहे होते हैं। ये एक तरह का अदृश्य पाठ्यक्रम है जो किताबों से ज्यादा असरदार होता है। और फिर आता है मेरा पसंदीदा तरीका, सवाल पूछना। बच्चों के क्यों और कैसे से तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, लेकिन स्रोत कहते हैं कि यही सीखने की असली शुरुआत है। बिल्कुल, सवाल पूछना इस बात का संकेत है कि दिमाग की बत्ती जल रही है। एक अच्छी कक्षा वो है जहां सवालों का स्वागत होता है, जहां टीचर के जवाब से और नए सवाल पैदा होते हैं। हाँ। जिस क्लास में खामोशी है, समझ लीजिए वहां सीखना नहीं, सिर्फ जानकारी का लेन देन हो रहा है। स्रोत में एक और दिलचस्प शब्द है, परासंज्ञान या मेटाकॉग्निशन। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसे ऐसे समझें कि आप सिर्फ गाड़ी नहीं चला रहे, बल्कि डैशबोर्ड पर भी नजर रख रहे हैं कि इंजन कैसा चल रहा है, स्पीड कितनी है, तेल कितना है। ठीक है। परासंज्ञान का मतलब है सीखते समय अपने दिमाग के डैशबोर्ड पर नजर रखना। जब एक छात्र ये सोचने लगता है कि अरे, इतिहास तो मुझे कहानियां सुनकर याद हो जाता है, पर मैथ्स के लिए मुझे लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो वो मेटाकॉग्निशन का इस्तेमाल कर रहा है। वो अपने सीखने के तरीके को समझ रहा है। मतलब ये दिमाग का मैनेजर बनना है, ये समझना कि कौन सा टूल कहाँ काम आएगा। हाँ, ये तो बच्चों को आत्मनिर्भर लर्नर बना देगा। बिल्कुल, यही इसका लक्ष्य है। तो अब तक हमने जो भी बात की वो काफी हद तक दिमाग के अंदर की प्रक्रिया लगती है, ज्ञान का जाला बुनना, गलतियां करना, सवाल पूछना। लेकिन स्रोत हमें एक और दुनिया में ले जाते हैं। वाइगॉत्स्की नाम के एक विचारक का जिक्र है जो कहते हैं कि सीखना अकेले में होने वाला काम है ही नहीं, ये तो एक सामाजिक काम है। हाँ, और ये रचनावाद को एक नया आयाम देता है। वाइगॉत्स्की का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि हम अकेले नहीं सीखते, हमारा दिमाग समाज और संस्कृति के माहौल में ही विकसित होता है। बच्चा अकेले कर सकता है और जो किसी की मदद से कर सकता है, उसके बीच का अंतर। क्या इसे किसी आसान उदाहरण से समझा सकते हैं? जरूर। मान लीजिए एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। वो पेडल मार सकता है, हैंडल पकड़ सकता है, लेकिन बैलेंस नहीं बना पाता। ये वो है जो वो अकेले कर सकता है। ठीक है। अब अगर उसके पापा या मम्मी पीछे से साइकिल पकड़कर उसके साथ साथ दौड़े तो वो साइकिल चला लेता है। ये वो है जो वो मदद से कर सकता है। इन दोनों के बीच का जो दायरा है, यानी बैलेंस बनाने का हुनर, वही उसका ZPD है। विगोस्की कहते हैं कि असली सीखना इसी दायरे में होता है। और ये जो मदद मिलती है उसे स्रोत में स्कैफोल्डिंग कहा गया है। नाम थोड़ा अजीब है, पर उपमा बहुत सटीक है। जैसे किसी इमारत को बनाते समय मचान लगाया जाता है और काम पूरा होने पर उसे हटा लिया जाता है। अच्छा, बिल्कुल सही। स्कैफोल्डिंग में शिक्षक शुरू में ज्यादा मदद करता है, जैसे साइकिल को कसकर पकड़ना। फिर जैसे जैसे बच्चा सीखने लगता है, वो अपनी मदद धीरे धीरे कम करता जाता है और आखिर में वो हाथ हटा लेता है और बच्चा खुद साइकिल चलाने लगता है। यही प्रभावी शिक्षण है, सही समय पर सही मदद देना और फिर सही समय पर पीछे हट जाना। ये ZPD का सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये असल जिंदगी में संभव है? एक क्लास में 40 बच्चे हैं, सबका ZPD अलग होगा। एक शिक्षक ये सब कैसे मैनेज कर सकता है? ये सिर्फ एक आदर्शवादी सोच तो नहीं है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब वाइगॉत्स्की के एक और विचार में छिपा है, सहयोगात्मक अधिगम या कोलैबोरेटिव लर्निंग,
सहयोगात्मक अधिगम। शिक्षक ही एकमात्र मदद करने वाला व्यक्ति नहीं है। जब बच्चे छोटे छोटे ग्रुप में मिलकर किसी समस्या को सुलझाते हैं तो वे एक दूसरे के लिए स्कैफोल्डिंग का काम करते हैं। अरे, जिसे कोई चीज आती है वो उसे सिखाता है, जिसे नहीं आती। तो मतलब जब मैं और मेरा भाई मिलकर वीडियो गेम का कोई मुश्किल लेवल पार करने की कोशिश करते थे तो हम असल में कोलैबोरेटिव लर्निंग कर रहे थे। मैंने कभी इसे पढ़ाई से जोड़कर देखा ही नहीं। आपने बिल्कुल सही समझा। उस समय आप एक दूसरे की ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे। कोलैबोरेटिव लर्निंग में बच्चे सिर्फ विषय नहीं सीखते, वे एक दूसरे की बात सुनना, अपनी बात रखना, असहमति को संभालना और मिलकर लक्ष्य तक पहुंचना भी सीखते हैं। ये जीवन के कौशल हैं। सीखना एक टीम स्पोर्ट बन जाता है, ना कि एक अकेली दौड़। एकदम। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हम बच्चे को उसके समाज, उसके दोस्तों और उसके परिवार से अलग करके देख ही नहीं सकते। सीखना सिर्फ क्लासरूम की चारदीवारी के अंदर नहीं होता। बिल्कुल नहीं। एक बच्चा अपने साथ स्कूल में सिर्फ अपना बस्ता नहीं लाता, वो अपना पूरा सामाजिक और सांस्कृतिक संसार लेकर आता है। उसकी भाषा, उसके घर का माहौल, उसकी आर्थिक स्थिति, उसके समुदाय की कहानियां, ये सब उसके सीखने के तरीके पर असर डालती हैं। एक अच्छे शिक्षक को इन सभी बातों के प्रति संवेदनशील होना पड़ता है। स्रोत में मातृभाषा की भूमिका पर बहुत जोर दिया गया है। कहा गया है कि जब बच्चे अपनी भाषा में सीखते हैं तो उनकी समझ गहरी होती है। ये तो सीधी सी बात लगती है, पर अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। और ये बहुत बड़ी गलती है। सोचिए, एक छोटा बच्चा जो अभी दुनिया को समझना शुरू ही कर रहा है, उसे एक नई अनजान भाषा में सब कुछ सीखने के लिए मजबूर किया जाए, उसका दिमाग विषय को समझने में कम और भाषा का अनुवाद करने में ज्यादा उलझा रहेगा। हाँ, ये तो है। अपनी भाषा में बच्चे आत्मविश्वास से सवाल पूछते हैं, अपने विचार खुलकर रखते हैं और अवधारणाओं को अपने जीवन से जोड़ पाते हैं। मातृभाषा सीखने का पुल है, दीवार नहीं। और स्कूल की भूमिका सिर्फ किताबी ज्ञान देने तक सीमित नहीं है। स्रोत कहते हैं कि स्कूल समाज का एक छोटा रूप है और इसका काम बच्चों को लोकतांत्रिक मूल्यों यानी डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए तैयार करना भी है। हाँ, क्योंकि स्कूल वो पहली जगह है जहाँ बच्चा अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग विचारों और अलग अलग क्षमताओं वाले लोगों के साथ रहना सीखता है। जब क्लास में नियम बनते हैं कि सबको बोलने का मौका मिलेगा, जब बच्चे सीखते हैं कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, तो वे असल में बराबरी, न्याय और जिम्मेदारी जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को जी रहे होते हैं। और यहीं से समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव लर्निंग का विचार जुड़ता है, यानी एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो हर बच्चे को स्वीकार करे। हाँ, चाहे उसकी शारीरिक या मानसिक क्षमता कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो। सही कहा। समावेशी शिक्षा का मानना है कि विविधता कोई समस्या नहीं बल्कि एक ताकत है। जब अलग अलग तरह के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो वे सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सम्मान भी सीखते हैं। वे सीखते हैं कि दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं होता और यही दुनिया की खूबसूरती है। ये एक ऐसे समाज की नींव रखता है जो सबको गले लगाता है। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार ये है कि सिखाना और सीखना अब एक जिंदा, सामाजिक और बच्चों को ध्यान में रखकर की जाने वाली प्रक्रिया है। हम उस दौर से बहुत आगे आ गए हैं जहाँ टीचर मंच पर खड़ा एक ज्ञानी पुरुष था। अब वो एक सहयात्री है, एक गाइड है जो बच्चों के साथ सीखने के सफर पर चलता है। और सबसे मुख्य बात यह है कि कैसे बच्चे सीखते हैं, ये समझना ही अच्छी टीचिंग की कुंजी है। अब जोर जानकारी को बच्चों के दिमाग में ठूसने पर नहीं है, बल्कि सीखने के लिए एक खुला, सुरक्षित और जिज्ञासु माहौल बनाने पर है। सही। ये सवालों को बढ़ावा देने, गलतियों को गले लगाने और ये समझने के बारे में है कि हर बच्चा अपने समाज और अपनी संस्कृति का एक अनूठा प्रतिबिंब है। आज हमने स्कूल और शिक्षा के सिस्टम पर बात की, लेकिन मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगी। ये सिद्धांत सिर्फ स्कूलों तक ही क्यों सीमित रहे? हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे दफ्तर में हो या अपने परिवार में, एक दूसरे को सीखने और बढ़ने में मदद करने के लिए इन बाल केंद्रित और सामाजिक सिद्धांतों को कैसे अपना सकते हैं? कैसे हम एक लीडर या एक माता पिता के तौर पर एक गाइड बन सकते हैं, ना कि एक बॉस? इस पर सोचिएगा जरूर।